नमस्कार। आज हम एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, हजारों साल की यात्रा, ये समझने की कि वास्तविकता मतलब रियलिटी को लेकर हमारी समझ कैसे बदली है। हाँ, प्राचीन मिथकों और कहानियों से लेकर आज की क्वांटम हकीकत तक भौतिकी का पूरा इतिहास खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि वो बड़े वैचारिक मोड़ समझना है जिन्होंने फिजिक्स को वो शक्ल दी जो आज है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें भी सामने लाना जो शायद सुनने वालों को चौंका दें। तो शुरू करते हैं उस समय से जब विज्ञान शब्द भी नहीं था शायद। सही। तब इंसान आसमान देखता था, तारे देखता था, कहानियां गढ़ता था। बिजली कड़की तो लगा भाई देवता गुस्सा हो गए। सूर्य ग्रहण हुआ तो लगा कोई राक्षस सूरज को निगल गया। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी। नहीं, ये उस समय के स्पष्टीकरण थे, एक्सप्लेनेशंस थे, और हजारों साल तक यही काफी था। हाँ, क्योंकि जैसा एक स्रोत में कहा गया है, इंसान को आंकड़ों से ज्यादा अर्थ चाहिए था, मीनिंग चाहिए था। इसे कहते हैं सहज भौतिकी, इंट्यूटिव फिजिक्स। जो हमें नेचुरल लगे बस वही सच। और मजे की बात यह है कि इसका कुछ असर आज भी हमारे सोचने के तरीके पर है ना? जैसे हम सब मान लेते हैं कि भारी चीजें हल्की चीजों से तेजी से गिरती हैं। बिल्कुल। और इसी सहज ज्ञान को सबसे व्यवस्थित, सबसे सिस्टमैटिक रूप दिया अरस्तू ने। वो सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे। नहीं, वो तो लगभग क्या कहेंगे 1500-2000 साल तक फिजिक्स के बेताज बादशाह रहे। हाँ, उनका प्रभाव बहुत गहरा था। अरस्तू का ब्रह्मांड कैसा था? उसमें 4 मूल तत्व थे: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। और हर चीज की अपनी एक नेचुरल जगह थी। पत्थर नीचे गिरता है क्योंकि उसकी जगह धरती पर है, और धुआं ऊपर उठता है क्योंकि आग की जगह ऊपर आसमान के पास है। गति का मतलब ही था अपनी सही जगह पर लौटना। और एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था टीलोस। हाँ, टेलोस, यानी हर चीज का एक मकसद, एक अंतिम लक्ष्य। बीज का मकसद है पेड़ बनना, पत्थर का मकसद है जमीन पर गिरकर शांत हो जाना। बिल्कुल। ब्रह्मांड नियमों से नहीं बल्कि मकसद से चल रहा था। ये सोच दार्शनिक तौर पर बड़ी खूबसूरत लगती थी, रोज के अनुभव से भी मेल खाती थी। लेकिन यहीं पर एक कह सकते हैं एक बुनियादी कमी थी। हाँ, बहुत बड़ी कमी। अरस्तू का जोर इस बात पर था कि जो लॉजिकल लगता है वही सच होना चाहिए। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि दुनिया असल में कैसे काम करती है। एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स, इन सब को जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल। और इसी एक सोच ने, आप कह सकते हैं, फिजिक्स की तरक्की को लगभग 2000 साल तक रोक दिया। ऐसा नहीं कि और सोचने वाले नहीं थे उस दौर में। नहीं, बिल्कुल थे। डेमोक्रिटस ने परमाणु एटम की बात की थी। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल, बॉयंसी समझाया। भारत में महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन था जिसमें परमाणुवाद की बात थी। लेकिन अरस्तू का प्रभाव इतना ज्यादा था कि ये सारे विचार वो साइडलाइन हो गए। हाँ, उन्हें मेनस्ट्रीम में आने में सदियां लग गईं। तो फिर अरस्तू के इस मजबूत दीवार में पहली दरारें कब और कैसे पड़ीं? ये दरारें आईं मुख्य रूप से इस्लामी स्वर्ण युग में और कुछ बिजांटीन विचारकों के काम से। वहां पे सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे जोर दिया जाने लगा। अच्छा, जैसे कि? एक बड़ा नाम है इब्न अल हैथम, जिन्हें पश्चिम में अलहज़न के नाम से जानते हैं। उन्होंने ऑप्टिक्स प्रकाशिकी पर जबरदस्त काम किया। क्या खास था उनके काम में? देखिए, अरस्तू मानते थे कि हमारी आंखों से रोशनी निकलती है और चीजों पर पड़ती है तब हमें वो दिखती हैं। हाँ, ये तो कॉमन सेंस जैसा लगता था शायद उस समय। बिल्कुल। पर अल हैथम ने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि नहीं, रोशनी चीजों से टकराकर हमारी आंखों में आती है। उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाकर इसे साबित भी किया। ये तो सोचने के तरीके में ही पूरा बदलाव था। सिर्फ सोचो मत, करके देखो। एग्जैक्टली। और गति को लेकर भी अरस्तू को चुनौती मिली। वो कैसे? अबू अल बरकत अल बगदादी जैसे विचारक थे जिन्होंने कहा कि कोई चीज चल रही है तो उसे चलते रहने के लिए लगातार किसी धक्के की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से जड़त्व, इनर्शिया का शुरुआती आइडिया था। गैलीलियो से बहुत पहले। हाँ, और 6वीं शताब्दी में ही जॉन फिलिपोनस ने यह तर्क दिया था कि भारी और हल्की चीजें एक साथ गिरती हैं। सोचिए, गैलीलियो से सदियों पहले। तो फिर ये कमाल के आइडियाज एकदम से फैले क्यों नहीं? कई वजह थी। एक तो यूरोप में इन कामों का ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं हुआ, लोग ज्यादा जानते नहीं थे। दूसरा, अरस्तू का दबदबा बहुत ज्यादा था। और शायद चर्च की मान्यताओं से अलग जाने का डर भी रहा होगा। बिल्कुल, विधर्म का डर। तो ये विचार एक तरह से सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और वो सही वक्त आया पुनर्जागरण, रेनेसांस के साथ। जब पुराने ग्रीक टेक्स्ट जो अक्सर अरबी अनुवादों के जरिए ही बचे थे वो वापस यूरोप पहुंचे तो एक नई इंटेलेक्चुअल हलचल शुरू हुई। लोग सवाल पूछने लगे। हाँ, कि भाई जो सदियों से मानते आ रहे हैं क्या वो वाकई सच है?
और इसी माहौल में एंट्री होती है गैलीलियो गैलीली की। गैलीलियो, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो नेचर के फैक्ट चेकर थे। पीसा की मीनार वाली कहानी तो सबने सुनी होगी। हाँ, वो सच है या नहीं उस पर बहस है, पर उससे ज्यादा जरूरी था गैलीलियो का तरीका, उनका मेथड। बिल्कुल। अरस्तु पूछते थे क्यों, गैलीलियो ने पूछा कैसे और फिर उसे नापा। उन्होंने गिरती हुई चीजों की स्पीड को स्टडी करने के लिए इंक्लाइंड प्लेन्स मतलब झुके हुए तलों का इस्तेमाल किया। इससे क्या हुआ कि गिरने की रफ्तार धीमी हो गई और उसे नापना आसान हो गया। हाँ, और टाइम नापने के लिए पानी की घड़ियों का इस्तेमाल किया। आज ये बहुत सिंपल लगता है, पर उस टाइम ये रेवोल्यूशनरी था। और उन्होंने खोजा क्या? उन्होंने पाया कि कोई चीज गिरने में जितनी दूरी तय करती है वो लगे हुए समय के वर्ग के मतलब स्क्वायर के सीधे अनुपात में होती है। D=T²। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति, नेचर, गणित के नियमों से चलती है, किसी फिलॉसफिकल उद्देश्य से नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। प्रकृति प्रतीकात्मक नहीं, गणितीय है। और फिर उनके हाथ लग गया टेलीस्कोप। हाँ, करीब 1609 में उन्होंने टेलीस्कोप को बेहतर बनाया और उसे आसमान की तरफ मोड़ दिया, और जो दिखा उसने तो सब हिला दिया। क्या दिखा? चांद पर गड्ढे दिखे, पहाड़ दिखे, मतलब चांद कोई परफेक्ट दिव्य गोला नहीं था जैसा अरस्तु मानते थे। अरे, और बृहस्पति ग्रह के 4 चांद घूमते हुए दिखे। इसका मतलब ये था कि हर चीज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाती। ये तो अरस्तु और टॉलेमी के मॉडल पर और चर्च की मान्यताओं पर सीधा हमला था। बिल्कुल। इसीलिए गैलीलियो को विरोध सहना पड़ा, हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने विज्ञान का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट सबसे ऊपर थे, किसी की अथॉरिटी या कॉमन सेंस से भी ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति का जन्म हो चुका था। गैलीलियो के बाद ब्रह्मांड को देखने का नजरिया और बदला। अब फोकस क्यों से हटकर कैसे पर आ गया था। सही। और यही एंट्री होती है योहानस केपलर और रेने डेकार्ट की। केपलर ने क्या किया? उन्होंने टाइको ब्राहे के सालों के बेहद सटीक खगोलीय डेटा को स्टडी किया। टाइको ब्राहे वो एस्ट्रोनॉमर जिनके पास उस समय का बेस्ट डेटा था। हाँ, और हजारों साल से सब मानते आ रहे थे कि ग्रह परफेक्ट सर्कल यानी वृत्तों में घूमते हैं, क्योंकि सर्कल को परफेक्ट माना जाता था। लेकिन केपलर ने डेटा को देखा और कहा, उन्होंने कहा नहीं, डेटा ये बताता है कि ग्रह सर्कल में नहीं बल्कि इलिप्सिस यानी अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये भी एक बड़ा सबक था। प्रकृति वैसी है जैसी वो है, न कि जैसी हमें लगनी चाहिए। बिल्कुल। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए जो एकदम सटीक बताते थे कि वो कैसे चलते हैं। और डेकार्ट ने क्या किया? रेने डेकार्ट का विचार था कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल मशीन की तरह है। हर चीज कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के नियमों से बंधी है। गति के लिए किसी मकसद की जरूरत नहीं, बस नियमों की जरूरत है। इसे यांत्रिक दर्शन, मैकेनिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं। उन्होंने भी जड़त्व का विचार आगे बढ़ाया। तो अब ये पता चल गया था कि ग्रह कैसे चलते हैं, केपलर के नियम थे। लेकिन अब भी ये सवाल था कि उन्हें चला कौन रहा है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ बांधे हुए है? इस बड़े सवाल का जवाब आया आइजैक न्यूटन से। कहानी तो मशहूर है ही। 1665-66 में प्लेग फैला था, न्यूटन घर पर थे और उन्होंने सेब गिरते देखा। हाँ, और सोचा कि क्या वही ताकत जो सेब को नीचे खींच रही है, वही चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर घुमा रही है। ये सोचना ही अपने आप में क्रांतिकारी था कि धरती के नियम और आसमान के नियम अलग अलग नहीं, एक ही हैं। यही था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का आइडिया। और इसे गणित का रूप देने के लिए उन्हें एक पूरी नई मैथ बनानी पड़ी, कैलकुलस। कमाल है। और फिर आए उनके गति के 3 नियम। पहला नियम, जड़त्व, इनर्शिया। चीजें जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, रुकी हैं तो रुकी रहेंगी, चल रही हैं तो चलती रहेंगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इसने अरस्तु की वो बात खत्म कर दी कि चलने के लिए लगातार धक्का चाहिए। बिल्कुल। दूसरा नियम, F=ma। फोर्स लगाने से कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये बताता है। तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। और इन सब को एक साथ बांधा उनके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। हाँ, कि कोई भी 2 चीजें जिनमें मास हैं वो एक दूसरे को खींचती हैं। ये खिंचाव उनके मास के हिसाब से होता है और दूरी बढ़ने पर कम होता जाता है, दूरी के स्क्वायर के हिसाब से। और इसने सब कुछ समझा दिया। सेब का गिरना, ग्रहों का घूमना, ज्वार भाटा, सब एक ही नियम से। 1687 में उनकी किताब आई प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और फिजिक्स हमेशा के लिए बदल गई।
अब ये प्रिडिक्टिव बन गई, मैथमेटिकल बन गई। लगा जैसे हमने यूनिवर्स की चाबी ढूंढ ली है। न्यूटन ने जैसे ब्रह्मांड को एक परफेक्ट घड़ी बना दिया। अगर आपको उसके पुर्जे और नियम पता हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो आगे क्या करेगी, पूरी तरह प्रिडिक्टेबल, डिटर्मिनिस्टिक। हाँ, ये न्यूटोनियन निश्चितता का दौर था, ज्ञानोदय का काल। पियरे साइमन लाप्लास ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई दानव, डीमन, यूनिवर्स के हर कण की पोजीशन और वेलोसिटी जान ले, तो वो पूरा भविष्य बता सकता है। हाँ, सब कुछ पहले से तय। लेकिन ये विचार कुछ लोगों को डरावना भी लगा। क्या हमारी फ्री विल, हमारी आजादी सब एक भ्रम है? और क्या ये तस्वीर वाकई इतनी परफेक्ट थी? क्या इसमें कोई कमी नहीं थी? नहीं, परफेक्ट नहीं थी। जल्द ही इस क्लॉकवर्क यूनिवर्स वाली तस्वीर में दरारें नजर आने लगी। एक तो बुध ग्रह मर्क्यूरी का ऑर्बिट ठीक वैसा नहीं था जैसा न्यूटन के नियम बताते थे। थोड़ी गड़बड़ थी। क्या है, तरंग या कण? ये पहेली बनी हुई थी। बिल्कुल। और फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा 1887 के माइकलसन मोरले प्रयोग से। उन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की थी? वो ईथर नाम के काल्पनिक मीडियम को ढूंढ रहे थे। माना जाता था कि लाइट वेव्स इसी ईथर में चलती हैं, जैसे साउंड वेव्स हवा में। पर ईथर मिला नहीं। ईथर तो नहीं मिला, पर एक बहुत अजीब चीज पता चली कि प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे आप लाइट सोर्स की तरफ जा रहे हो या उससे दूर। ये कैसे हो सकता है? ये तो न्यूटन के रिलेटिव मोशन के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। और एक और समस्या थी, छोटे स्केल पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, वो क्या थी? गर्म चीजें जो रोशनी छोड़ती हैं, उसे क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन के नियम ठीक से समझा नहीं पा रहे थे। खासकर छोटी वेवलेंथ जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए तो थ्योरी एकदम फेल हो रही थी। इसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहा गया। तो मतलब न्यूटन का बनाया हुआ ढांचा जो सदियों तक चला, अब चरमराने लगा था। हाँ, ये वो दरारें थी जिनसे 20वीं सदी की दो महान क्रांतियां जन्मी, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। और इन क्रांतियों का चेहरा बने एल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में, जब वो बस एक पेटेंट क्लर्क थे। हाँ, कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं थे। उन्होंने माइकलसन मोरले के उस अजीब नतीजे पर सोचना शुरू किया। अगर स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? और उनका जवाब क्या था? उनका जवाब दिमाग हिला देने वाला था। अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो फिर स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट, मतलब निरपेक्ष नहीं हो सकते। मतलब स्पेस और टाइम खुद ऑब्जर्वर के मोशन के हिसाब से बदलते हैं। यहीं से आए स्पेशल रिलेटिविटी 1905 में। इसने कहा कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वो एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक का हिस्सा है। और इसके नतीजे तो और भी अजीब थे। हाँ, जैसे कि तेजी से चलने वाली घड़ियां धीमी हो जाती हैं, टाइम डायलेशन। तेजी से चलने वाली चीजें अपनी लंबाई में सिकुड़ जाती हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और शायद सबसे अजीब, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। हाँ, यानी दो घटनाएं जो एक ऑब्जर्वर के लिए एक साथ हो रही हैं, वो किसी दूसरे चलते हुए ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग टाइम पर हो सकती हैं। कोई यूनिवर्सल अब है ही नहीं। और फिर वो सबसे मशहूर समीकरण E = mc², जिसने बताया कि मास और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। बहुत थोड़े से मास से भी बहुत ज्यादा एनर्जी बन सकती है। सूरज इसी से चमकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब इसी पर बने हैं। ये सब था स्पेशल रिलेटिविटी में। फिर 1915 में आइंस्टाइन लाए जनरल रिलेटिविटी। ये ग्रेविटी की एक बिल्कुल नई थ्योरी थी। इसमें ग्रेविटी को कैसे समझाया गया? आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स, कोई खिंचाव नहीं है। तो फिर क्या है? ये स्पेस टाइम में मास और एनर्जी की वजह से आने वाला कर्वेचर, यानी झुकाव या मुड़ाव है। इसको समझने के लिए वो ट्रैम्पोलिन वाली एनालॉजी देते हैं ना, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसा एक ट्रैम्पोलिन पर भारी गेंद रख दें तो वो चादर नीचे झुक जाती है। अब अगर आप उस पर छोटी कंचे लुढ़काएंगे तो वो सीधे जाने के बजाय उस झुकाव वाले रास्ते पर मुड़ जाएंगी। तो ग्रह सूरज के चारों ओर इसलिए नहीं घूमते कि सूरज उन्हें खींच रहा है, बल्कि इसलिए घूमते हैं कि सूरज ने अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ दिया है और ग्रह उसी मुड़े हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये तो कमाल की सोच है। और इसने वो बुध ग्रह के ऑर्बिट वाली गड़बड़ को समझा दिया। हाँ, और इसने कई नई भविष्यवाणियां भी की कि ग्रेविटी लाइट को भी मोड़ सकती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, भारी चीजों के पास टाइम धीमा चलता है। अच्छा, जीपीएस सैटेलाइट्स को इसी इफेक्ट के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, वरना वो गलत टाइम बताएंगे। बिल्कुल। और ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया, जहां स्पेस टाइम इतना मुड़ जाता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। और ग्रेविटेशनल वेव्स का भी।
स्पेस टाइम में उठने वाली लहरें, जिन्हें 2015 में लाइगो ने डिटेक्ट भी कर लिया। हाँ, आइंस्टीन के 100 साल बाद जनरल रिलेटिविटी ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन आइंस्टाइन के ही दौर में एक और, शायद उससे भी ज्यादा अजीब क्रांति पनप रही थी, जो बहुत छोटी दुनिया से जुड़ी थी, क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, रिलेटिविटी जहां बड़े स्केल, ग्रह, तारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स की बात करती है, वहीं क्वांटम मैकेनिक्स एटम और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स की दुनिया के नियम बताती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई 1900 में मैक्स प्लैंक के साथ। उन्होंने वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कहा कि एनर्जी लगातार नहीं बहती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा में आती जाती है। फिर आइंस्टाइन ने ही 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाते हुए कहा कि लाइट खुद भी पार्टिकल्स यानी फोटॉन से बनी है। तो लाइट कभी वेव की तरह बर्ताव करती है, कभी पार्टिकल की तरह। ये तो बहुत अजीब था। यहीं से शुरू हुई क्वांटम की वो अजीबो-गरीब दुनिया। नील्स बोहर ने एटम का मॉडल दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन खास एनर्जी लेवल्स में ही घूम सकते थे, बीच में कहीं नहीं। फिर पता चला कि सिर्फ लाइट ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल भी वेव की तरह बर्ताव कर सकते हैं। इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। और फिर आया 1927 में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, अनिश्चितता सिद्धांत। ये कहता है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम, मतलब स्पीड और डायरेक्शन, एक साथ पूरी सटीकता से कभी नहीं जान सकते। अगर एक को ज्यादा सटीक जानने की कोशिश करेंगे तो दूसरा उतना ही अनिश्चित, फजी हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये हमारी नापने की लिमिटेशन नहीं है, ये नेचर का फंडामेंटल रूल है। मतलब दुनिया असल में ही थोड़ी धुंधली है। कुछ ऐसा ही। एरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जो इन पार्टिकल्स के वेव जैसे बर्ताव को डिस्क्राइब करती है। ये एक प्रोबेबिलिटी वेव है जो बताती है कि पार्टिकल के कहाँ होने की कितनी संभावना है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो इस सबको और भी अजीब बना देता है। हाँ, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट है। एक अकेला पार्टिकल भी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक ही टाइम पर दोनों स्लिट से गुजरा हो। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्लिट से गया, वो फौरन एक ही रास्ता चुन लेता है, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसे देखा जा रहा है। ऑब्जर्वर इफेक्ट। मापने का काम ही रियलिटी को बदल देता है। और फिर है क्वांटम एंटेंगलमेंट। वो तो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला है। दो पार्टिकल इस तरह जुड़ सकते हैं कि वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक पर मेजरमेंट करने से दूसरी की स्टेट तुरंत पता चल जाती है, इंस्टेंटेनियसली। आइंस्टीन इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते थे, उन्हें ये पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने इसे सच साबित किया है। ये नॉन लोकैलिटी वाकई होती है। श्रोडिंगर की बिल्ली वाला थॉट एक्सपेरिमेंट इसी सुपरपोजिशन के अजीबपन को बड़े स्केल पर दिखाता है ना? कि क्या बिल्ली सच में एक ही टाइम पर जिंदा और मुर्दा हो सकती है जब तक हम देखें नहीं? बिल्कुल। ये सारी खोजें इतनी अजीब थीं कि इनसे एक नई थ्योरी बनी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, QFT। QFT क्या कहती है? QFT कहती है कि असल में फंडामेंटल चीज पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि हर जगह फैले हुए क्वांटम फील्ड्स हैं। और पार्टिकल्स इन फील्ड्स में होने वाली एक्साइटेशंस या रिपल्स, मतलब तरंगे या उत्तेजनाएं हैं। जैसे पानी के तालाब में लहरें उठती हैं। कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन फील्ड की उत्तेजना है, फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। और इसी QFT पर आधारित है हमारा आज का सबसे कामयाब मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल, जो करीब 1970s में बना। ये क्या है? स्टैंडर्ड मॉडल बेसिकली एक लिस्ट है नेचर के फंडामेंटल पार्टिकल्स की और उनके बीच लगने वाले 3 फोर्सेस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ध्यान दें, इसमें ग्रेविटी शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इसमें 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। एक हैं फर्मियॉन्स, जो मैटर बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, और क्वार्क, जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। और दूसरे हैं बोसॉन्स, जो फोर्स कैरी करते हैं, जैसे लाइट का पार्टिकल फोटॉन या न्यूक्लियर फोर्सेस के ग्लूऑन और WZ बोसॉन। और इसमें 2012 में खोजा गया हिग्स बोसॉन भी शामिल है। उसका क्या काम है? हिग्स बोसॉन एक हिग्स फील्ड से जुड़ा है, जो माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। पार्टिकल्स जब इस फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं तो उन्हें मास मिलता है। जैसे कोई भीड़ में से गुजर रहा हो और लोग उसे रोकें तो उसे चलने में मुश्किल होगी। यही रुकावट मास है। तो ये E=mc² को एक नए लेवल पर ले जाता है। मास असल में एक तरह की इंटरैक्शन एनर्जी है। बिल्कुल। स्टैंडर्ड मॉडल अविश्वसनीय रूप से सफल रहा है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स QED, जो इसका एक हिस्सा है, वो फिजिक्स की सबसे ज्यादा टेस्टेड थ्योरी है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें ग्रेविटी नहीं है। हाँ,
और ये यूनिवर्स के सिर्फ 5% हिस्से को ही समझाता है, यानी वो नॉर्मल मैटर और एनर्जी जिससे हम बने हैं और जिसे हम देखते हैं। बाकी 95% क्या है? वो है डार्क मैटर करीब 27% और डार्क एनर्जी करीब 68%। स्टैंडर्ड मॉडल इनके बारे में कुछ नहीं बताता। ये भी नहीं बताता कि न्यूट्रिनो पार्टिकल्स में थोड़ा सा मास क्यों होता है, या यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर से इतना ज्यादा क्यों बचा। तो आज फिजिक्स की फ्रंटियर मतलब सीमाएं कहाँ हैं? किन बड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, जनरल रिलेटिविटी जो ग्रेविटी और बड़े स्केल को समझाती है, और क्वांटम मैकेनिक्स जो छोटे स्केल और बाकी फोर्सेस को समझाती है, को एक साथ लाना, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना। इसके लिए क्या आइडियाज हैं? कुछ कोशिशें हैं जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी, पर अभी तक कोई कंफर्म थ्योरी नहीं है। और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी? उनकी पहेली सुलझाना भी टॉप प्रायोरिटी है। हम जानते हैं कि वो हैं, पर वो क्या है ये नहीं पता। और क्या नई टेक्नोलॉजीज इसमें मदद कर रही हैं? बिल्कुल, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी हमें यूनिवर्स को एक नए तरीके से सुनने का मौका दे रही है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और भी ज्यादा एनर्जी पर जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग शायद कैलकुलेशंस में मदद करे। खोज लगातार जारी है। तो ये थी हमारी एक झलक, प्राचीन मिथकों और सहज ज्ञान से शुरू होकर अरस्तु, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन से गुजरते हुए क्वांटम फील्ड्स और आज के अनसुलझे ब्रह्मांडीय रहस्यों तक। हाँ, फिजिक्स वाकई इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की एक शानदार कहानी है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। सोचिए, क्या पता जिसे हम अलग अलग फोर्सेस समझते हैं या पार्टिकल समझते हैं, या जिसे हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का फर्क मानते हैं, क्या पता ये सभी एक इल्यूजन हो। एक भ्रम जो शायद अगली किसी बड़ी खोज से टूट जाए। हो सकता है। हम आज किस फंडामेंटल धारणा पर टिके हैं जो हमें अगला बड़ा कदम उठाने से रोक रही हो, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।